हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 20 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, विकास अनिरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है या विकास केंद्र से बाहर की तरफ। तो देखिए, सिर से पैर तक होता है तो वही होता है विकास का शीर्षगामी। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती है, विकास निरंतर होता है, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है और विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है। विकास केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है, यह विकास का समीप दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है। इसमें शरीर के केंद्र या समीप वाले हिस्से पहले विकसित होते हैं, फिर छोर वाले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। फुटबॉल को किक करना, सुई में पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ट्रेड में बीड लगाना। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल को किक करना। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा फुटबॉल को लात मारना एक सकल गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि सुई पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, मन के धागे को पिरोना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सकल गतिक कौशल, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं। उदाहरण दैनिक शारीरिक गतिविधियां, चलना, दौड़ना, फेंकना सकल गतिक कौशल की गतिविधियां। सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, हाथ, कलाई, पैर की उंगलियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो सही है बट यहाँ पे आर नहीं सही है। क्यों? देखिए, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो सही है, क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप माना गया। बच्चे विद्यालय आकर विविध दायित्वों, मूल्यों, अनुशासन सीखकर सामाजिक प्राणी बनते हैं। जबकि तर्क आर जो है, धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण का प्राथमिक कारक हैं, गलत है, क्योंकि धार्मिक संस्था जो होती है वो द्वितीयक कारक होती है। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक देख लीजिए, परिवार, पास पड़ोस, मित्र समूह, रिश्तेदार होते हैं। जबकि सामाजिकरण का द्वितीयक कारक विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्था, किताब, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे जो हैं जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से अधिक होती है। संवेदीगामक चरण जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें शिशु अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। अब देखते हैं हम, देखिए और भी चरण दिए हैं, इनको भी देख लीजिए एक बार। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रविकारात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं, कल्पना, जिज्ञासा और स्मृति का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा संख्या, द्रव्यमान वर्गीकृत कर सकते हैं तथा तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में क्या कहलाता है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन, मौखिकीकरण। तो एकोमोडेटेशन यानी समायोजन कहलाता है। देखिए, बच्चे जब नई जानकारी का सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। स्कीमा व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया या विधि अपनाते हैं वह उसकी स्कीमा होती है। यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। समायोजन, देखिए, समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों को, अभिप्राय को समझते हैं। समावेशन या आत्मसातीकरण, यह एक मौजूदा स्कीमा में नई अवधारणा या संकल्पना एवं अनुभव का जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे में आत्म केंद्रितता दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य करने दिए जाने पर घटता जाता है। देखिए, यहाँ लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य प्राइवेट
स्पीच बच्चे के अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ये भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को एक जिम्मेदार कारक के रूप में देखते हैं। इनके अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब संपर्क स्थापित किया जाता है तब भाषा विकास में विशेष सहायता प्राप्त होती है। इनके अनुसार विकास सामाजिक वातावरण में शुरू होता है जिसमें बालक बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी फिर डैश संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ या फिर अनैच्छिक सहज क्रियाएं। तो राइट ऑप्शन तो हो जाएगा सोशल कनेक्टिविटी मीन्स सामाजिक संपर्कता। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही दिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विचार से पहले आता है। इन्होंने बताया भाषा जो है विचार से पहले, जबकि जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? बालक समाज और संस्कृति में हर कर अनुकरण करता है एवं समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम बताना है। तो देखिए, इसमें पहले पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत स्तर होता है। देख लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक। प्रत्येक के 2-2 चरण होते हैं। पूर्व पारंपरिक में 4 से 10 वर्ष, आज्ञाकारिता और सजा, आत्माभिरुचि एवं प्रतिफल। पारंपरिक नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर परंपरागत स्तर में होता है 13 से 16 वर्ष तक, सामाजिक अनुभव एवं व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षाएं, माता पिता, अध्यापक, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी, यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि विद्यार्थी जो है शैक्षिक नियोजन के केंद्र होने चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें रटने के बजाय करके सीखने या अनुभवों पर बल दिया जाता है तथा औपचारिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करके सुलभ अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जॉन डेवी ने 1984 में शिकागो के लर्निंग बाय डूइंग का प्रस्ताव रखा था। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक, संवेदी या फिर दिशाई। देखिए, भाषाई होनी चाहिए, तभी वह कवि और अच्छा लेखक तभी बन सकता है जब उसके अंदर भाषाई बुद्धि है। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, देख लीजिए आप। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, दिक्स्थान बुद्धि संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है अभिकथन है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। देखते हैं कि क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है रीज़न इसका दिया है भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। देखिए, यहाँ पे जो एजर्शन बोल रहा है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है एवं उनकी क्षमता विकसित होती है और वे सहज महसूस करते हैं। जबकि रीज़न क्या कह रहा है? देखिए, रीज़न कह रहा है भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ये गलत है, क्योंकि भाषा और विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं एवं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ए सही है बट आर गलत है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थियों से यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दिखाता है? देखिए, यह लैंगिक रूढ़िवादिता है। ठीक है, मीन्स लड़के
काम करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, अलग अलग बांटना, इस तरीके से चीज़ें करना जो होता है वो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थियों से यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता जो लिंग एक जेंडर या एक सामाजिक संरचना है या समाज द्वारा निर्धारित या विकसित किया जाता है, यह एक ऐसी सामान्यीकृत दोष, दृष्टिकोण या पूर्व धारणा है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहले से ही धारणा बना ली जाती है। यह महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता को सीमित करती है। उदाहरण, पुरुष कमाने के लिए होते हैं जबकि महिलाएं घर का कामकाज करने के लिए होती हैं। यह पूर्व धारणा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं को किस नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में या फिर विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अधिगम की विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में नज़रिए से देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अधिगम प्रक्रिया में सहायक के रूप में, एक प्रकार से सामान्य व्यवहार के रूप में, अपसारी चिंतन के नतीजे के रूप में भी देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता यह दर्शाती है कि विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। भिन्न भिन्न बच्चों की भिन्न भिन्न योग्यताएं, क्षमताएं एवं रुचियां होती हैं। एक अध्यापक उन्हें सहज रूप से स्वीकार करके प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित द्वारा करना चाहिए, या विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सही नहीं पूछा था, तो सही नहीं है सी, क्योंकि यहाँ मानकीकृत की बात आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना कथन सही नहीं है, जबकि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन है। अधिगम हेतु मूल्यांकन इसे रचनात्मक नैदानिक परीक्षा एवं उपचारात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह छात्रों की सीखने की मजबूती और कमजोरी तथा सीखने की प्रगति को बेहतर ढंग से सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आपका क्या नाम है, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप भारत को आज़ादी कब मिली। देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है प्रश्न बच्चे से, यहाँ पे कह रहा है, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पहली चीज़ है, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। यही रचनात्मकता को दर्शाएगा, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें बच्चा जो है रटी रटाई बताएगा। देखिए शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न जो है, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता या समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ऐसे प्रश्न अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें मुक्त या खुले अंत सोचने, समझने या चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है। जबकि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली, ऐसे प्रश्न अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बंद अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चा रटना या कंठस्थीकरण प्रणाली विकसित होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को देख लिया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।